क्या हालचाल? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? एकदम मस्ती में दिन गुजर कट रहा है ना? वाह वाह वाह, एकदम ऐसे कटाते रहिए। तो चलिए, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर सा यूट्यूब चैनल जेएल साइंस मिशन या केमिस्ट्री वाला एके मेहता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 14th लेक्चर के साथ। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे फैराडे लॉ के बारे में। लेकिन उनसे पहले, यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में थोड़े जटिल कॉन्सेप्ट हैं पर देखे हैं, यदि उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप उसे देखिए। यदि आप उसे नहीं देख रहे हैं तो फिर ये थोड़ी आपके ऊपर से जा सकती है, इसलिए उसको देख करके आइए। आपको 13th लेक्चर मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। फिर उसके बाद आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएंगे और आई बटन में लिंक दे दी जाएगी, देखिए आ गए होंगे। ठीक, तो चलिए प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका अध्ययन इसी तरह से चलती रहे। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं किसका? फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, पेन बदल लिया जाए। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इससे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम लोग देख रहे थे वो क्वालिटेटिव देख रहे थे, मतलब गुणात्मक विश्लेषण देख रहे थे। क्या देख रहे थे? गुणात्मक विश्लेषण कि इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन है कि इलेक्ट्रोलाइट एक्वस है। इलेक्ट्रोलाइट एक्वस है तो कंसंट्रेटेड है कि फिर क्या है, डाइल्यूट है। इलेक्ट्रोड कैसा है, इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है। प्लेटिनम का है कि एजी का है कि एचजी का है, किसका है, ये सब देख रहे थे। तो मतलब ये गुणात्मक विश्लेषण हम लोग पिछले लेक्चर में देखे। आज यहां पर जो होने वाली है ये मात्रात्मक विश्लेषण होगी। क्या होगी? मात्रात्मक विश्लेषण। क्या कहते हैं? मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण होगी आज। तो फैराडे लॉ क्या करता है? मात्रात्मक विश्लेषण करता है कि यदि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, सोचिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो इलेक्ट्रोड पर कोई पदार्थ कितना जमा होगा, उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी मात्रा क्या होगी, ये किन फैक्टर पर निर्भर करता है। इन सब के बारे में कौन बता रहे हैं? फैराडे। तो फैराडे ने इसी क्रम में महत्वपूर्ण 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? महत्वपूर्ण 2 नियम। तो क्या कहते हैं, यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फैराडे ने 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। अब दोनों नियम का कोई स्पेशल नाम नहीं है, स्पेशल नाम नहीं। जैसे फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ कहते हैं और सेकंड लॉ को लूप लॉ कहते हैं। तो वैसे इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ। तो पहला क्या है? फर्स्ट लॉ। पहला नंबर क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और दूसरा क्या कहलाएगा? तो फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 2 नियम, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का दूसरा नियम। और दोनों नियम जो है ये मात्रात्मक नियम है, मात्रा पर आधारित है। तो नियम तो बड़ी आसान है, सस्ती है। नियम क्या है? बड़ी सस्ती है, पर इसके कुछ एक आध सवाल लेकर के यदि उदाहरण देख लिया जाए तो बेटर होता है। तो आप पहला नंबर हेडिंग लगा दीजिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हेडिंग डाल दीजिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मिटा दें इनको, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए हम मिटा रहे हैं, आपने हेडिंग डाल दिया है तो डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? नंबर 1 में FIRST फर्स्ट लॉ।
फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर संचित किसी पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट से प्रवाहित आवेश बोले तो चार्ज का समानुपाती होता है। यह है स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर संचित किसी किसी पदार्थ, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ लेंगे, किसी पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट से प्रवाहित आवेश मीन्स बोले तो चार्ज का समानुपाती होता है। ये प्रथम नियम है, ये स्टेटमेंट है। आप स्टेटमेंट को रट लीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर संचित किसी पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट से प्रवाहित आवेश का समानुपाती होता है। आप समझ गए? चलिए यहां पर देखिए एक छोटा सा सेल बना लेते हैं। छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक सेल बना लिए हैं, और ये नन्हा सा मुन्ना सा एक इलेक्ट्रोड है। नन्हा सा मुन्ना सा एक इलेक्ट्रोड और मान लिया जाए कि ये प्लेटिनम का प्लेट है। किसका है? ये पीटी का है, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको निगेटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इसको क्या कहेंगे? NCR। इसको क्या कहेंगे? पाव माने पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, NCR निगेटिव कैथोड रिडक्शन। पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो इस पर नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, और इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मान लिया जाए कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो लिए हैं वो मान लेते हैं CuSO4 है। क्या है? CuSO4 मान लेते हैं कि जैसे ही इससे विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, तो इसको देखिए यहां पर हम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? Cu2 प्लस SO4 डुअल माइनस, Cu2 प्लस SO4 डुअल माइनस। तो ये प्लस है, तो ये कहां पर चल जाएगा? इस पर जाएगा, और ये कहां पर चल जाएगा? यहां पर चल जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब छोड़ेगा, गौर करना, ये इलेक्ट्रॉन जब छोड़ेगा, देख चुके हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन गमन करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गमन करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गमन करेगा, और यही दो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा? Cu। तो कैथोड पर रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन त्याग किया, एनोड पर रिडक्शन। तो यहां पर क्या देखें? एनोड पर क्या होगा? तो SO4 डुअल माइनस, ये बना देगा SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया। अब कैथोड की बात करें तो कैथोड पर क्या हो जाएगा? तो Cu2 प्लस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ा है, ये ग्रहण करेगा और Cu बना देगा। तो इस पर जो संचित Cu है, कैथोड पर जो Cu संचित होगा, ये किस पर निर्भर करता है? तो क्या कहता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर संचित किसी पदार्थ माने कॉपर की, किसी पदार्थ माने कॉपर। यहां पर एक उदाहरण लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, कौन सी पुल? एग्जाम्पल। तो क्या कहता है कि संचित किसी पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट से प्रवाहित आवेश, अब इससे कितना आवेश प्रवाहित होले है उसका क्या होगा? समानुपाती होगा। उसका क्या होगा? ये समानुपाती होगा। तो कैसे इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? तब देखिए, संचित
यहां पर केवल संचित ही नहीं होगा या उत्सर्जित भी हो सकता है। यदि गैस हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, तो वहां पर संचित ही नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, उत्सर्जित। तो यहां पर संचित का टर्म आ जाता है। संचित का मन है, यहां पर जान लीजिए, संचित से संबंध दो चीज को है। संचित, संचित से संबंध किसको किसको है? एक तो होता है डिपोजिट, डिपोजिट माने जमा, या फिर दूसरा हो जाता है लिब्रेटेड, लिब्रेटेड दूसरा हो जाता है लिब्रेटेड। डिपोजिट और लिबरेटेड, डिपोजिट और लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब होता है उत्सर्जित, उत्सर्जित। अब उत्सर्जित कौन होगा? तो गैस होगा। गैस में कौन कौन हो सकता है? H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, O2 हो सकता है। जमा में कौन कौन हो सकता है? डिपोजिट में तो Cu हो सकता है, Zn हो सकता है, Ag हो सकता है, Au हो सकता है, डॉट 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 etc। तो संचित का संबंध यहाँ दो चीज से है, या तो वो डिपोजिट होगा या फिर वो लिबरेट होगा। तो इसको कहीं कॉपचा में लिख लेना, नोट में। तो संचित का मतलब दो चीज से, या तो डिपोजिट होगा या लिबरेट होगा। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 आगे ना, 7 नंबर हो गया जी। मिटा रहे इनको, बार बार कह रहे हैं मिटा रहे हैं। हाँ मिटाएंगे, नहीं क्या करेंगे, हमारे भरोसे रोक ले रहेंगे हम। आप लोग तेज तर्राक हैं, कैसे नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कहते हैं कि संचित या डिपोजिट, डिपोजिट आइदर लिबरेटेड मास इक्वल टू क्या ले लेते हैं? m ले लेते हैं। डिपोजिट आइदर लिबरेटेड मास इक्वल टू m। चार्ज पासिंग थ्रू electrolyte equal to Q, then M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? Q का होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर संचित किसी पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट से प्रवाहित आवेश मीन्स चार्ज का समानुपाती होता है। तो प्रवाहित चार्ज Q और मात्रा ये। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? और जब इसको संचय, इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? इसको और क्या लिख सकते हैं? M बराबर ZQ, M बराबर ZQ। तो आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका विश्लेषण करते हैं क्या होता है। इसको मिटाएंगे, फटाक से नोट कीजिए, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट इसको आप क्या करें, नोट करें, फटाफट अंदाज में नोट कर रहे हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं और इसको बढ़ाएंगे आगे। स्टेटमेंट आपने लिख लिया, डिपोजिट मास या लिबरेटेड मास बराबर m, पासिंग चार्ज इतना इतना इतना। तो ये सब आपने क्या कर लिया, देख लिया, ठीक। तो इसको एक बार क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए, कर दिए। फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या करते हैं, लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं यहां पर। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ q का, तो क्या हो गया, m इक्वल टू ZQ। अब यहां पर q बराबर मान लिया जाए 1 फैराड। 1 फैराड माने चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना हो जाता है, 96,500 कूलम। यदि इतना मान लिया जाए तो m बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू 1। तो m बराबर क्या हो जाएगा, Z। अब Z क्या है, Z क्या है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रो Z बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल पिक्चर क्वालिटी देखने चले गए थे। कभी कभी आ जाता है धुंध के जैसे, तो घबराना नहीं, फिर फ्रेश भी हो जाता है। तो Z बराबर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो Z बराबर होता क्या है, तो Z बराबर होता है E/F, Z बराबर E/F। तो E क्या है, E बराबर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। F बराबर फराड, F बराबर फराड, F बराबर फराड। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को कैसे परिभाषित करें, तो इसको M बराबर क्या लिख सकते हैं, और Z के जगह पर E/F इंटू Q। तो केमिकल इक्विवेलेंस को Z को कैसे परिभाषित करें, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल परिभाषा पूछता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब Z बराबर क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट से 1 फैराड की धारा आवेश प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर संचित, यहां पर देखो Q बराबर क्या कर लें, Q बराबर 1 फैराड कर लें तो फैराड मर जाएगा, फैराड मर जाएगा। M बराबर क्या हो जाएगा, E। तो M बराबर E, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। M बराबर क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट वेट। क्या कहता है कि कंडीशनली है, जब इलेक्ट्रोलाइट से 1 फैराड की आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर संचित पदार्थ की मात्रा को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस माना Z कहते हैं। ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। देखिए कैसे, तो यहां पर क्या कहता है कि Q बराबर कितना फैराड, 1 फैराड। तो क्या करेंगे, M बराबर E/F गुना Q। तो क्या हो जाएगा, M बराबर E/F गुना F, चूंकि Q बराबर 1 फैराड, तो फैराड से फैराड क्या हो गया, मर गया। तो क्या बच गया, M बराबर E, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। देख लीजिए यहां पर E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है उस पदार्थ का। तो क्या कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जब इलेक्ट्रोलाइट से 1 फैराड की आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर संचित पदार्थ की मात्रा को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो ये आवेश के टर्म में इक्विवेलेंट वेट है, आवेश के टर्म में इक्विवेलेंट वेट है। आप इसको फटाफट क्या कर लीजिए, फटाफट अंदाज में नोट कीजिए। क्या आपको फ्रेश दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सुन लीजिए, जब इलेक्ट्रोलाइट से 1 फैराड की आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर संचित पदार्थ की मात्रा को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। Q बराबर 1 फैराड, तो M बराबर E/F इंटू Q होता है। तो M बराबर E/F गुना F, E बराबर M। फटाक से इसको नोट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसको आप नोट कर लिए, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहां पर इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ाते हैं, या इसी फॉर्मूला को और आगे बढ़ाते हैं, मिटा दें इनको। चलिए
इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ाते हैं। तो एज वी नो दैट Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, मैंने आई टी पढ़े होंगे, Q बराबर आई टी। तो क्या हो जाएगा, M बराबर E बटा F गुना I इंटू टी या आई टी लिख सकते हैं इसको। I क्या है, I क्या है, तो अमाउंट ऑफ करंट, T क्या है, टाइम। तो टाइम इंटू करंट इक्वल टू कूलम्ब। और कूलम्ब को किस में कन्वर्ट कर लेना है, फेराड में कन्वर्ट कर लेना है। तो फेराड में भाग कर जाएगा तो ये निकल जाएगा इधर से। तो Q बराबर M बराबर क्या हो जाएगा, E बटा F इंटू आई इंटू टी। बात समझ में आ रही है। चलिए, E क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट दिया जाता है, या इक्विवेलेंट वेट यदि नहीं दिया गया हो तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास बटा चार्ज। इक्विवेलेंट वेट बराबर देख लीजिए यहां पर, इक्विवेलेंट वेट बराबर चार्ज बटा मास। इक्विवेलेंट वेट, EQ कहते हैं इसको, या E से डिनोट कर देते हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास बटा वैलेंसी, मोलर मास बटा वैलेंसी। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, मोलर मास बटा वैलेंसी गुना फेराड, I इंटू टी। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे इसको बनाइए। इस पर क्या करें, एक सवाल ले लें तो फटाक से आप इनको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम फटाक से, तब तक नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं। क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, तो कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, कॉपर कितना संचित होगा व्हेन, जब 5 एम्पियर करंट पास थ्रू गुजरता है कहां से, इलेक्ट्रोलाइट, माने किसका इलेक्ट्रोलाइट, CuSO4 के, फॉर 1 आवर, कितना आवर तक, 1 घंटा तक। MWT ऑफ कॉपर बराबर इतना दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी, 2 फेराड का आवेश पास्ट गुजरता है थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, देन मास ऑफ Cu डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड। तो कॉपर का वह द्रव्यमान जो इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होगा, इनमें से कौन है और इनमें से कौन है, ये कहता है क्वेश्चन। तो चलिए 1 नंबर का सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 नंबर का सॉल्यूशन लेते हैं। M बराबर क्या होता है, M बराबर होता है ZQ। तो M बराबर हो जाएगा Z का वैल्यू E बटा F गुना Q। Q के टर्म में तो नहीं है, तो IT के टर्म में है, यहां पर करंट है ना। तो M बराबर क्या हो जाएगा, E बटा F गुना IT। अब देखिए क्या कहता है, M बराबर E कितना है, तो E बराबर तभी बताए थे, इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास बटा वैलेंसी। तो क्या हो जाएगा, MWT बटा वैलेंसी गुना 1 बटा फेराड गुना I या गुना T। T जो लिया जाता है सब SI यूनिट में लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो M बराबर क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना है 63.5, तो 63.5 बटा वैलेंसी कितना है, इसको तोड़िए, कॉपर सल्फेट को जब तोड़ेंगे तो CuSO4 को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। तो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा 2 गुना 1 बटा फेराड को, 1 फेराड बराबर कितना 96,500, तो 96,500 कूलम्ब गुना एम्पियर, कितना एम्पियर, तो 5 एम्पियर। कितना देर तक, 1 घंटा। तो 1 घंटा को किस में बदलेंगे, सेकंड में ना। तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड में ना 60 गुना 60। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ, मर गया, मर जाओ मर जाओ, मर गया। सबको सॉल्व करिए, सबको सॉल्व करिए, सबको सॉल्व करते 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 M बराबर कुछ 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 आएगा।
तो m बराबर इन में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप आंसर कमेंट करेंगे। ये रही आपके लिए क्वेश्चन, ठीक। आप देखेंगे इत्मीनान से, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहां से 63 में इसे क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे, इसे गुना करेंगे, इसे गुना करेंगे, इसे गुना करेंगे और गुना करके m बराबर आपको ग्राम में इनमें से कौन सा वैल्यू मैच करता है वो आंसर आप कमेंट करेंगे। एक नंबर का A या B या C या D ऐसे करके आप ऑप्शन लिखेंगे, एक नंबर ऐसे लिखेंगे और सामने जो ऑप्शन सही होगा वो लिख करके कमेंट करेंगे, ठीक। तो आप इतना नोट कर लीजिए एक नंबर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए नोट कर लिए, तो इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की ओर। सॉल्यूशन नंबर 2 की ओर चलते हैं, दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो कहता है 2 फैराड, तो m बराबर क्या होता है, E बटा F गुना Q। तो m बराबर दिया हुआ है E बटा F, E बटा F, तो E बटा F 2 फैराड है ना, E बटा F गुना कितना फैराड है, 2 फैराड, 2 इंटू F। तो F से F मरेगा तो m बराबर क्या हो जाएगा 2E। अब E तो पता ही नहीं है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू MWT बटा 2। तो 2 से 2 मर गया, क्या बचा, m बराबर MWT। दूसरे नंबर के लिए आप 2 नंबर का आंसर कमेंट करेंगे, कौन होगा 1 2 3 4 5 6 में से, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर, ये कमेंट करेंगे। तो फटाक से आप नोट कर लीजिए 1 2 3, आसान है, 1 नंबर भी और 2 नंबर भी। और हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की ओर, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। तो हम हेडिंग देते हैं सेकेंड लॉ। मैंने फैराडे का सेकेंड लॉ, तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है, यदि आप चाहें तो सुन करके लिख सकते हैं, तब तक हम धीरे धीरे इंक को मार्कर पे ला दें, ठीक। तो आप धीरे धीरे सुन करके लिखिए, या नहीं तो लिख देते हैं, ठीक। तो क्या करें, सेकेंड लॉ कहता है कि यदि कई इलेक्ट्रोलाइट से समान इलेक्ट्रिसिटी माने समान आवेश प्रवाहित हो, समान आवेश या समान धारा प्रवाहित हो, तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट अलग अलग पदार्थ की मात्रा उसके समतुल्य भार का समानुपाती होता है, उसके समतुल्य भार का समानुपाती होता है। तो क्या कहता है, यदि कई इलेक्ट्रोलाइट से समान विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रोड पर संचित विभिन्न पदार्थ की मात्रा संबंधित समतुल्य भार का समानुपाती, उत्पाती ना समानुपाती, नाशपाती नहीं, समानुपाती होता है। क्या कहते हैं बउआ कि यदि कई इलेक्ट्रोलाइट से समान विद्युत धारा प्रवाहित हो, कई इलेक्ट्रोलाइट हैं, ढेर सारे सेल हैं, और उस सब से क्या होता है कि एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है, एक जैसा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ संचित होगा, जैसे कॉपर संचित हो रहा था ना फर्स्ट लॉ में, तो वैसे इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ संचित होगा वो क्या होगा, इसका समानुपाती होगा, किसका, संबंधित समतुल्य भार का। यदि पदार्थ है कॉपर, तो कॉपर के समतुल्य भार का समानुपाती। यदि पदार्थ है
यदि पदार्थ है जिंक, तो जिंक का समतुल्य भार का समानुपाती होगा। तो लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो कैसे। तो याद कीजिए, अंडर 10th में आप पढ़े होंगे कि यदि किसी परिपथ से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित करना हो तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। जब श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो एक जैसा विद्युत धारा जाने लगता है, और जब उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो अलग अलग छोर से अलग अलग विद्युत धारा जाता है कि नहीं जाता है, साहब एकदम जानता है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। एगो सेल, दूगो सेल, तीनटा सेल, कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, कोई इलेक्ट्रोड करिया रंग का इलेक्ट्रोड देते हैं। देखिएगा करिया रंग का इलेक्ट्रोड दिया, हाँ, 1 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड, 3 इलेक्ट्रोड, 4 इलेक्ट्रोड, 5 इलेक्ट्रोड है, एगो सेल, 2 सेल, 3 सेल, सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब कैसे करें कि सबसे एक जैसा विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो क्या करते हैं, सबको श्रेणीबद्ध कर देते हैं। आओ भैया तुम पॉजिटिव हो जाओ, आओ बहना तुम नेगेटिव हो जाना। जोड़ दिए, सबसे लास्ट वाला को लास्ट वाला से कनेक्ट किए और सबको जोड़ देते हैं। अब सोचो, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? यहां से लीजिए ना, यहां से ये पॉजिटिव है तो ये इसका क्या होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस तरह से जोड़ देते हैं। अब इस सब में क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल डाल देते हैं, अलग अलग मटेरियल। अब देखिए कि एक के विद्युत धारा जाएगा कि नहीं जाएगा, स्रोत एक ही है ना, तो विद्युत धारा भी क्या होगा, एक के विद्युत धारा प्रवाहित होगा, समान 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 विद्युत धारा प्रवाहित होगा। मान लेते हैं कि इसमें ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं AgNO3, Ag सुनते हो, NO3। इसमें क्या ले लेते हैं, CuSO4। इसमें क्या ले लेते हैं, ZnCO3, ZnCO3। इसमें क्या ले लेते हैं, 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 इसमें ले लेते हैं MgSO4। इस तरह से ले लेते हैं, या Fe ले लीजिए, FeSO4। इस तरह से ले लिए तो क्या कहता है कि डिपॉजिट कौन होगा, Ag डिपॉजिट होगा, Cu डिपॉजिट होगा, Zn डिपॉजिट होगा, Fe डिपॉजिट होगा। तो ये लॉ क्या कहता है, फिर वेरीफाई भी करेंगे। ये लॉ कहता है कि मास ऑफ Cu डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu का। ये कहता है, ये लॉ ये कहता है, ये कहता है मास ऑफ Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe का। ये लॉ कहता है मास ऑफ Ag, सुनते हो, किधर गए, तो Ag का। तो इधर मास ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Zn का। तो इस तरह से ये लॉ ये कहता है, ये लॉ ये कहता है। चलिए अब इसका क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। क्या करें, वेरिफिकेशन करें। तो इसको एक बार आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं और 2 सेल को क्या करेंगे, क्रमबद्ध करके जोड़ेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे कि सही है में कॉपर के इक्विवेलेंट का समानुपाती होता है, Fe के इक्विवेलेंट का समानुपाती होता है। तो इसको एक बार पहले नोट कीजिए और फिर इसका वेरिफिकेशन लेते हैं। फटाक से इसको नोट करें। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसको स्टेटमेंट को मिटाते हैं, ये सब कुछ को मिटा देते हैं, सब कुछ को अपन क्या कर देंगे, मिटा देंगे, फटाफट मिटा देंगे, फटाफट मिटा देंगे। लेकिन उसको रखेंगे, उसको रखेंगे, उसको रखेंगे। इनमें से कोई एक भी प्रमाणित हो गया ना, तो इसका मतलब सब प्रमाणित होगा, इसका मतलब सब क्या होगा, प्रमाणित होगा। चलिए क्या करते हैं, क्या पर एगो छोटा सा सेल लेते हैं, छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा सेल लेते हैं। ये मार्कर स्पष्ट नहीं दिखता है, नहीं जी, तो ये मार्कर स्पष्ट नहीं दिखता है, कुछ देर वीडियो पॉज कीजिए, मार्कर को इंक पिला ले। चलिए मार्कर को इंक पिला दिए हैं, थोड़ा सा बेचारे अब तरोताजा हो गया है। देखो कैसे छटक्का मार रहा है, ये छटक्का मार रहा है, छटक्का। ये 2 सेल लिए हैं
दो सेल में इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको जोड़ देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको ऐसे करके सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इधर से पॉजिटिव तो ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, ये इधर से आया ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हुआ। अब इसमें क्या करते हैं कि ले लेते हैं कोई मटेरियल ले लेते हैं, इसमें भी कोई मटेरियल ले लेते हैं, अलग अलग मटेरियल लो भैया। इसमें क्या करते हैं, मटेरियल ले लेते हैं, इसमें मटेरियल ले लेते हैं, मान लिया जाए कि ZnSO4 ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लिए ZnSO4, और इसमें मटेरियल ले लेते हैं CuSO4। क्या ले लिए CuSO4, और दोनों से कहता है कि समान आवेश जाता है तो ये टूटेगा भाई टूटेगा। क्या टूटेगा, Zn2 प्लस SO4 डबल माइनस, ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा, तो क्या हो जाएगा Cu2 प्लस SO4 डबल माइनस। ऐसे करके होएगा तो होएगा। तब इससे कॉपर कैसे डिपॉजिट होगा, तो यहां पर देखिए M ऑफ Zn बराबर Z इक्विवेलेंट वेट, तो इसको क्या लिखें E ऑफ Zn बट फैराड गुना Q। समीकरण कह लियो भैया 1। अब इससे क्या होगा, मास ऑफ कॉपर Cu बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बट F गुना Q, समीकरण कह लियो दियो। अब दोनों में Q एक जैसा, क्योंकि स्टेटमेंट ही कहता है कि समान धारा जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, समान धारा। तब ऐसा करते हैं कि एक समीकरण 1 भाग 2 कर लेते हैं, तो M Zn बट M क्या हो जाएगा Cu का बराबर Zn वाला, तो E Zn इंटू Q बट F गुना F ऊपर चल जाएगा, तो F बट E Cu गुना Q। F से F मरेगा, Q से Q मरेगा, तो क्या हो जाएगा, तो M Zn बट M Cu बराबर E Zn बट E Cu। जे रे आ गया। तो क्या हुआ ये, तो M Zn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E Zn का, और क्या हो गया M Cu डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया E Cu का। क्या यही कहता है स्टेटमेंट, क्या यही कहता है, तो ये हो गया इसका प्रमाण वेरिफिकेशन। तो इसको आप फटाक से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये सेकेंड लॉ का क्या देखें हम लोग, वेरिफिकेशन देखें, नहीं फटाफट इसको क्या कर लीजिए, नोट। तो चलिए फैराडेज लॉ आपने देखा, इस पर आधारित एक आध सवाल भी देखें। अब आप इसको बनाते रहिए। जो कैलकुलेटिव मेथड था, कैलकुलेशन करने वाला था, वो सारे के सारे तमाम इक्वेशन फटाक से नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 8। तो इन सबको क्या कर लिए हैं हम लोग, कवर कर लिए हैं। और ये 14th लेक्चर है। आने वाला लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, जिसमें हम लोग कुछ कॉमर्शियल सेल के बारे में, मैंने बैटरी के बारे में जानेंगे, प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, ड्राइव वगैरह एग्जाम्पल ले लेंगे लेक्लांचे वगैरह का। फिर उसके बाद कोरोशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, फिर उससे कैसे बचाया जाए। चूंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, कोरोशन मतलब जंग लगना, रोस्टिंग, ये सब किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का एक पार्ट है, इसलिए ये सबको देखना आवश्यक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, 2 सवाल दिए थे, उसका आंसर कमेंट करना ना भूलेंगे। वीडियो के बारे में आप आवश्यक जानकारी दीजिए कि आपको समझ में आए नहीं आए, क्या कोई समस्या रह गई है। लाइक शेयर करना ना भूलें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।